शहजाद, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी और आपकी राय इसके ऊपर चाहूँगी। ये जो कल सारा का सारा हुआ और ताजिरों ने इनकार किया है टैक्स देने से, क्या समझते हैं आप? हुकूमत की हिकमत अमली इसके अंदर दुरुस्त है? जिस तरह से कैरेट्स एंड स्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रॉम्प्ट है? और क्या वो ताजिरों को ऑन बोर्ड ले लेंगे टैक्स देने में, या फिर यहाँ पर मुश्किल होगी अभी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो जरा जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स की पोजीशन है अब वो बेहतर है। पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अब हो चुका है। इन्फ्लेशन के नंबर्स बेस इफेक्ट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है इन्फ्लेशन, और ये नाज़रीन को बताना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है। महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की उसमें जो है वो कमी आ रही है। और भी कुछ आदाद शुमार है, मिसाल के तौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जो करंट अकाउंट बैलेंस है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं वो 2 साल पहले 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, उसमें काफी कमी आई है। बट ये सारे जो बेहतरी है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी अगर पाकिस्तान जो है आसानी से आईएमएफ का प्रोग्राम हासिल ना कर सका। जुलाई में हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया था, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि अगस्त में हम जो है आईएमएफ के बोर्ड लेवल से भी अप्रूवल मिल जाएगा, वो नहीं हुआ। अब जो है कहा जा रहा है कि सितंबर में जाके वो होगा। सितंबर की भी जो इनिशियल डेट्स हैं उसमें तो हमारा नाम नहीं आया बोर्ड मीटिंग के लिए। तो अगर ये हम उनकी प्रायर कंडीशंस को मीट नहीं कर सके, यानी कि जो हमारे रोल ओवर होने हैं दोस्त ममालिक से वो ना हो सके, या जो एक्स्ट्रा $2 बिलियन का गैप है वो हम पूरा ना कर सके, तो फिर हमारे लिए प्रोग्राम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हो, वो दोनों यही बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं और ये पैसे हमें मिल जाएंगे, रोल ओवर हो जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है रोल ओवर हो जाएगा तो आईएमएफ प्रोग्राम में हम चले जाएंगे। लेकिन देखिए ये एक मैक्रो सिचुएशन है। असल हकीकत ये है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर पुट करना है। मूडीज ने रेटिंग बेहतर की है, लेकिन मूडीज भी कुछ ऐसी चीजों के हवाले से बात कर रहा है जो हमें करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप लेते रहते हैं अपने पार्टनर्स से, उसका जिक्र कर रहा है। जो रिफॉर्म्स है उसकी बात कर रहा है। अगर हमने ये नहीं किए तो फिर तो मुस्तकिल इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा। मेन चीज ये है कि आपने अपने मुल्क में जो पैदावार है उसको बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। दूसरा, हमें इस बात से अब थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ये बार बार हम जो बात करते हैं, हम चाहे हमारी डिप्लोमेसी हो या हमारी मईशत हो, हमारी इकोनॉमी हो, हम उसको भाईचारे पे, दोस्ती यारी पे, इस पे चलाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं हो सकता। मतलब ये कौन सा मुल्क अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, फ्रेंडली नेशन से पैसे मिल गए? भाई कोई फ्रेंडली नेशन नहीं होता। वो पैसा उस वक्त लगाते हैं जब उनको पता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिलेगा। कर्ज आपको उसी वक्त देंगे जब उनको पता है कि सूद समेत कर्ज आप वापस करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब तक ये हालात रहेंगे लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब ये फीलिंग आती जा रही है कि इतना आसान नहीं रहा है पाकिस्तान के लिए कि डिपॉजिट्स लेकर आ जाओ या ऑयल फैसिलिटी लेकर आ जाओ। इस पे जो आपके दोस्त ममालिक सो कॉल्ड हैं वो भी अब सवाल उठाने लगे, क्योंकि वो भी ये देखेंगे कि क्या आपके पास रिटर्न देने की कैपेसिटी है, क्या पेबैक की कैपेसिटी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर कोई आपको पैसे देने नहीं आएगा। तो हमें पहले तो इसको फिक्स करना है कि हर मर्तबा चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सीपैक लेके आ गया क्योंकि चाइना ने बड़ा एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया। चाइना का अपना उसमें फायदा था, उनकी अपनी कंपनीज थी, उनके अपने लेबर थे, उनकी अपनी सॉवरेन गारंटीज हमने उनको दी हुई थी, तो उनको पता था कि उनको प्रॉफिट के साथ पैसा वापस मिल रहा है, इसलिए उन्होंने सीपैक में इन्वेस्ट किया। कोई पाकिस्तान पे दोस्त समझ के एहसान नहीं किया। तो हमें भी यही रवैया रखना है कि हमारा जहां पे फायदा है वहां पे अब जा रहा है। अब जो आपने बात की है रिटेलर्स की, कल हमने देखा कि स्ट्राइक हुई। एक तबका रिटेल्स और होलसेल सेक्टर जिसका 20-22% कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो आपको वो टैक्स नहीं देता जो देना उनको चाहिए, और इसीलिए बोझ किस पे पड़ता है? मिसाल के तौर पे सैलरी क्लास पे पड़ता है। अगले साल हम तमाम जो सैलरी तबका है वो मिला के 450 अरब रुपए देंगे, और शायद जो टारगेट रखा हुआ है रिटेलर होलसेलर के लिए वो अब भी जो है 50 अरब रुपए का है, यानी कि तकरीबन 9 गुना उससे कम है जो कि सैलरी क्लास देगी। मेहताब साहब शायद नंबर्स के साथ ज्यादा बताएं कि कितनी इस वक्त रिटेल होलसेलर्स की शॉप्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं और उनका टैक्स एक्चुअली कितना बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। और मैं अभी ये बात सुनता जा रहा हूं, बहुत ज्यादा ये हो रही है कि क्योंकि इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, इसलिए जो है इस तरह के टैक्स वो लगा नहीं सकती। अगर ये वोट लेकर आए होते, मैंडेट लेकर आए होते, तो शायद फिर ये टैक्स लगाना आसान होता। तो जरा इस पर्सपेक्टिव को मैं करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। मैं आपको एक फेहरिस्त दिखा देता हूं कि 1998 से जब से ये कोशिश हो रही है रिटेल होलसेल सेक्टर को टैक्स में लाने की, तो कितनी रुकावटें आई है। 1998 में जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, लेकिन उन्होंने उस वक्त जीएसटी लगाने की कोशिश की रिटेल सेक्टर पे, वो नाकाम हो गए। परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, कई काम कर गए वो,
लेकिन जब बात आई कि हम जाके डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन करेंगे इन रिटेल होलसेलर्स की ताकि पता चल सके कि कौन कितना कमाता है, उस पर टैक्स लगाएं, उसमें नाकाम हो गए। प्रेशर में वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर 2011 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वैट लाने की कोशिश की, उस वक्त भी रिटेलर्स होलसेलर्स ने उसकी मुखालफत की और वो नहीं लग सका। फिर 2015 में 14-15 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी थी उनके पास इत्तेहादियों को एक साथ मिलाकर, लेकिन जब वो टैक्स लगाने गए तो रिटेलर होलसेलर पे वो भी उस वक्त टैक्स नहीं लगा सके। फिर 2019 में, जिसमें आप पीटीआई वाले कहते हैं कि देखिए कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल कितना जरूरी है, पीटीआई की हुकूमत थी, शहबाज जैदी को लेकर आए, फौज आपके साथ थी, लेकिन उस वक्त भी आपने कहा कि हम जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो रखेंगे कि 50,000 से ज्यादा आप स्पेंड करेंगे तो शनाख्ती कार्ड देना जरूरी होगा। वो हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा। तो इस मुल्क में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल कैपिटल हो या ना हो, कोई आमिर की हुकूमत हो या ना हो, लेकिन रिटेल होलसेल सेक्टर पे हम टैक्स नहीं लगा सके। ये अवॉइड करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे और हुकूमत पीछे हट जाती है। इस मरतब अगर आपने एक स्टेप लिया है तो उससे आगे बढ़े आप। हाँ, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। कुछ जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी दुकान है, उसका टर्नओवर बड़ा ज्यादा है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं 40-50 हजार, लेकिन दूसरी जगह पे एक छोटी दुकान है जिसका टर्नओवर बहुत कम है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं 60,000। किसी छोटी दुकान पे आप 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, किसी पे 60,000 कर रहे हैं। अब शायद ये एरिया वाइज उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि दुकान की जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट वैल्यू पे भी देखना है कि कारोबार किस किस्म का है। असल तो देखें, उस वक्त आप इनसे टैक्स ले सकेंगे जब उनकी सेल के मुताबिक आप उनसे टैक्स ले रहे होंगे और उनके प्रॉफिट पे आप जो उनको इनकम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। ये सही तरीका है। उस वक्त पहुंचने के लिए शायद हमें वक्त लगेगा, लेकिन अलीना, यहाँ पे ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त एक मसला जरूर है क्या कि जो तारजी तबका है वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा हो गए और उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये 2 दिहाई पहले तो ये मामला नहीं था, लेकिन उस वक्त भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन ये इनका इशू इस वक्त बिल्कुल ठीक है। लोगों के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, और ये एक ऐसा इशू है जिसपे गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि अगर आप वैसे ही बिजली के बिलों में टैक्सेस भी दे रहे हैं, बिजली के बिल वैसे ही यूनिट इतना महंगा हो गया है, तो उस पर आपने कैसे कंट्रोल करना है। वो नहीं करेंगे तो ताजिर की शिकायत रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स नहीं देंगे। बिजली का बिल मैं भी देता हूं, आप भी देते हैं, हर कोई देता है, लेकिन हम इनकम टैक्स भी देते हैं जो कि देना चाहिए सबको। मेहताब, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है एग्जैक्टली? क्या हुकूमत सख्ती नहीं कर रही जिस तरह से करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से वैल्यूएशन के ऊपर ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर लिया जाए, आपस में बात हो जाए तो मामला बेहतर हो सकता है? बट ये रवैया देखा जा रहा है, जैसे अभी शहजाद ने भी पॉइंट आउट किया कि हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, कभी भी ताजिर आते ही नहीं है, मानते ही नहीं है कि हम टैक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं या टैक्स देने पर आमादा होते हैं। प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे जो ट्रेडर्स या रिटेलर्स हैं ये टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको मैं आपके सामने बुनियादी डेटा रख देता हूँ ताकि वो डेटे की बुनियाद पे हम बेहतर अंदाज में इसके ऊपर एनालिसिस कर सके। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3.1 मिलियन से ज़्यादा रिटेलर्स की तादाद है। इस पे तादाद पे एक कंट्रोवर्सी है कि थोड़े हैं या ज़्यादा है, लेकिन ये मिनिमम 3.1 मिलियन रिटेलर्स हैं। अभी तक जो रजिस्टर्ड है एफबीआर के पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, वो तकरीबन कोई 4 लाख के लगभग है, और जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, रिटर्न फाइलर है, वो तकरीबन 2.5 से तकरीबन 2,70,000 है। और जितना टैक्स उन्होंने दिया है वो बेसिकली कोई 30 अरब रुपए, तकरीबन 30 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने जमा करवाया। अब आपको मैं एफबीआर के डेटा की बुनियाद पे ये कह सकता हूं कि अभी जो ये स्कीम लाए हैं जिसका नाम ताजिर दोस्त स्कीम है, उसमें कोई 26,000 के करीब एंट्रीज हैं, मार्केट्स इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं 42 सिटीज के अंदर। उसमें 100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ का टैक्स है फेयर मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे। इस पे बिल्कुल ये डिस्कशन हो सकती है कि जो 60,000 का आपने इंट्रीज की हैं वो जरा ज्यादा है, लेकिन मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं, 100 से कम मार्केट्स ऐसी हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके ऊपर 60,000 रुपए टैक्स है पर मंथ। उसमें भी मैं समझता हूं कि बस F6 की मार्केट है, इस्लामाबाद की F7 की है, या बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है कि आप एक ही स्टिक से सबको ना आंके, अगर किसी का टर्नओवर ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएं, किसी का कम है तो उसके ऊपर कम लगाएं।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही टैक्स देने से इनकार कर दें। ये स्टेट अब ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है कि अगर आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में जो सैलरी क्लास है, जो फॉर्मल सेक्टर है, उससे कब तक आप खून निचोड़ते रहेंगे। इस साल जो IMF के साथ हमारा एग्री टारगेट है वो कोई तकरीबन 13 ट्रिलियन का है और 50 अरब रुपए हमने रिटेलर्स की ये जो स्कीम है इससे हमने जो है वो टारगेट किया हुआ है। अभी तक जो स्कीम है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद बड़ी कम है और उसमें जो टैक्स आया है वो पीनट्स है, 4-5 लाख रुपए टैक्स आया है अभी तक। तो ये वो बुनियादी सिनेरियो है जहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, रिटेलर्स को भी टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा और पाकिस्तान में जितने सेक्टर्स जो पैसे कमा रहे हैं और कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उन सबको टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप ये देखें कि सैलरीड क्लास जो है वो पिछले साल 375 अरब रुपया देती है, इस साल कुछ तकरीबन 450 अरब रुपया चूंकि टैक्स रेट में इजाफा हुआ है वो दे रही है। और रिटेलर्स जो हैं वो पिछले साल 30 अरब दिया, अब 50 अरब की बात हो रही है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टेट कैसे चलेगी? मेरे ख्याल में जो इशू है वो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू में जो मैक्सिमम रेट्स है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत को किसी सूरत में भी पीछे नहीं आना चाहिए। शहजाद इकबाल साहब की एक बात मैं उसमें इजाफा कर दूं, आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये टैक्स लगाने की कोशिश की थी और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बात की थी और वो विड्रॉ कर लिया था गया था उस टाइम। अब पॉलिटिकल कंसिडरेशन को पीछे रख के हुकूमत को जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड जितने सेक्टर्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो टैक्स होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त आप कितने पॉजिटिव हैं कि रजिस्टर करवा लेंगे अपने आप को ताजिर, या हुकूमत जिस तरह से चल रही है कुछ ना कुछ उसमें गेन करेगी? क्योंकि अभी तक गालिबन ये मई से स्टार्ट हुई हुई है, अप्रैल मई से स्कीम, राइट? ना होने के बराबर लोगों ने रजिस्टर करवाया है। क्या इसी तरह से चलता रहेगा या आगे कुछ आपको उम्मीद है कल के बाद कुछ जमूद टूटेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे ये चीज आप हुकूमत की पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हुकूमत ये समझती है और रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश करती है तो फिर मैं समझता हूं कि हुकूमत को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जहां पे उसकी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है उसके दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये हड़ताल से एक दिन पहले ट्रेडर्स को और रिटेलर्स को FBR के हेडक्वार्टर में बुलाया गया, लेकिन वो बजाय इसके कि वो जाके मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करें, जो लोग हड़ताल के ऊपर थे उन्होंने वहां जाना ही मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें एंगेज करना चाहिए और इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अलीना, सिर्फ एक जुमला। जी शहजाद जी, अब ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें बेहतरी ला सकती है, इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए वैसे तो प्रोटेस्ट करना, दुकानें बंद करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये पैसे डाल रहे हैं कि हम दुकानें बंद करेंगे तो हुकूमत का नुकसान होगा क्योंकि हुकूमत की टैक्स कलेक्शन और कम हो जाएगी, तो फिर नुकसान उनका भी होगा, जिसने दुकान नहीं खोली उसका भी उस दिन काम नहीं होगा। तो ये सिर्फ इस थ्रेट में आ जाना कि हम दुकानें नहीं खोलेंगे तो रियासत का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, तो इस पे मेरे ख्याल से इस स्कीम को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। जो गलतियां हैं इसमें कुछ अगर हो गई है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको दूर करें। अच्छा, एक अमूमी रुझान ये पाया जाता है ना कि हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हुकूमत एक्सप्लॉइट करेगी अगर हम सिस्टम में आ गए तो। क्या यहाँ पर किसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की जरूरत है हुकूमत की तरफ से? क्या इस तरह का कुछ यकीन दिलाया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ से, या डू यू थिंक कि जो अप्रोच ली जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है? इसमें देखें, एक चीज जो बार बार की जाती है, बिल्कुल ठीक है, जब भी आप किसी को टैक्स नेट में लेकर आते हैं तो कारोबारी तबके की एक शिकायत होती है क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपना जब ये फाइनल टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती है। एक तो वो कहते हैं कि फॉर्म वगैरह बड़े मुश्किल है, दूसरा वो ये कहते हैं एक दफा हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, हैरास किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो तरीकेकार बताए जा रहे हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब बार बार कहते रहे कि हम इसमें जो एक इंसानी अमल दखल है उसको हम कम से कम करेंगे और इसको हम डेटा इकट्ठा करके इसको हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जा रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यार किसने कितना टैक्स देना है, चाहे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो, चाहे वो उनकी सेल्स के हिसाब से हो, उनके प्रॉफिट के हिसाब से हो। तो अगर ये आप इसमें ह्यूमन एलिमेंट को कम कर देते हैं और इसको ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जाते हैं जहां पे आपसे कोई आके बार्गेन नहीं कर सकता कि ठीक है अगर तुम्हारा टैक्स 10 लाख रुपए, तुम 2 लाख मुझे दे दो, 8 लाख तुम्हें माफ कर देते हैं। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर नेशनल किटी में तो कुछ नहीं आएगा। जो रिश्वतखोर लोग होंगे, चंद होंगे, शायद सब ना हो, उनके जेब में जाता रहेगा पैसा।